नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश राज एबीसी यूपीएससी मैथ जीके एमआरबी शो में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप भली भांति जानते हैं कि हम लोग यूपीएससी की सेकंड पेपर सी सेट प्रीलिम्स की दिल लगा कर तैयारी कर रहे हैं और हिंदी माध्यम को करना है टॉप। इसी उद्देश्य को, इसी आशा को लेते हुए चलिए तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन नंबर जो है 38 में देखिए क्या कहता है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि माना कि दो धातु, कोई मेटालिक है, वो दो धातु के घनों P और Q के क्रमशः x y आयतन है। x और y क्या है? आयतन है। और m और n द्रव्यमान है, मतलब मास है। Q की प्रत्येक भुजा P की दोगुनी है और Q का द्रव्यमान P का दुगुना है। माना कि U बराबर m बाई x और V बराबर n बाई अपॉन y है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 4 ऑप्शन है। दोस्तों, ऐसे प्रश्न को छोड़ देना आपको क्या लगता है, सही रहेगा? नहीं, सही नहीं रहेगा, क्योंकि आसान है। बहुत लोगों ने, बहुत सारे टीचर्स ने बताया होगा कि ये मतलब कठिन है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो है मुझे ऐसा लगता है कि आसान है और आपको भी लगेगा, क्योंकि अगर मुझे लगता है तो आपको बिल्कुल लगेगा। वो कैसे? देखिए, सबसे पहले इसका बेसिक चीज़ लिखिए। घन, दो धातु घन है, घन को बनाइए। देखिए ऐसे, इसको ऐसे चौकोर बनाइएगा, फिर चौकोर थोड़ा सा नीचे आधे में से ले जाइएगा, फिर इसको ऐसे लीजिएगा, तो एक तरह से ये घन हो गया, एक प्रकार घन हो गया। फिर अब ऐसे देखिए, फिर ऐसे लगाइए। आप बोलिएगा ये जी लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं है, मान लीजिए भी बराबर, ठीक। ये दो घन है धातु का, ये P है और ये Q है। यह तो समझ में आ रहा है आपको। और इसका आयतन जानते हैं क्या होता है? भुजा Q। इसका आयतन मान लीजिए कि लंबाई L है और इसकी भी कुछ होगा, ठीक है। वो क्या होगा यहाँ से पता चलेगा। अभी देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि P और Q, ठीक है। P Q घन है, क्यूब है, मतलब इन दोनों का आयतन x है। आयतन क्या है? x है। दोनों का आयतन मतलब दोनों का अलग अलग है क्रमशः, मतलब ये P का है x और ये Q का है y, ठीक है। तो y यहाँ लिख दिए। अब द्रव्यमान, ये बोल दिए आयतन। क्या है भाइयों? ये आयतन। और उसके बाद द्रव्यमान क्या है? P का, P घन है, मतलब कोई वस्तु मान लो, है ना, धातु का वस्तु। और ये द्रव्यमान क्या है? इसका m और इसका क्या है? n। आयतन मतलब ये होता है इसके अंदर क्या सामान जाएगा, कितना अंदर सामान रह सकता है, ठीक। और द्रव्यमान मतलब ये होता है कि इसका वजन, मतलब मास, ठीक। अब ये निकालना नहीं है दोस्तों, ये फिजिक्स साइंस में नहीं घुस जाइएगा, ठीक है। ये फार्मूला क्या होता है, क्या नहीं होता, ये अभी आपको नहीं निकालना है। ये देखिए, ये फार्मूला जानिए कि घन का फार्मूला क्या होता है। घन का आयतन बराबर भुजा Q होता है, ये याद रखिए। घन का आयतन बराबर क्या होता है? भुजा Q। मान लीजिए इसका ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है होता तो सब बराबर है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है घन में। तो इसका मान लीजिए कि L है, L सेंटीमीटर मीटर कुछ भी मानिए, मान लीजिए L है, इतना याद रखिए। अब देखिए और दिया है, ये जो है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट के बाद सेकंड स्टेटमेंट इसका देखिए। Q की प्रत्येक भुजा, मतलब Q की प्रत्येक भुजा P की दोगुनी है। मान लीजिए यहाँ P की भुजा जो है L है, तो इसका दोगुनी हो जाएगा ये वाला भुजा। 2L सब जगह हो जाएगा, ये भी L हो जाएगा, ठीक। ये L, ये तो 2L, ठीक। अब कह रहा है कि और Q का द्रव्यमान P का दोगुना है। इसका द्रव्यमान जो है ना, इसका द्रव्यमान जो है, इसका जो भी द्रव्यमान है, Q का द्रव्यमान क्या है? Q का द्रव्यमान N है। N जो द्रव्यमान है, मतलब द्रव्यमान जो दिया हुआ है N, मतलब Q का द्रव्यमान N बराबर P के द्रव्यमान का 2 गुना। तो P का द्रव्यमान क्या है? M का 2 गुना, मतलब 2M, ठीक। आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ लिखिए, द्रव्यमान N बराबर 2M और ये द्रव्यमान M, ये आयतन x q y। इसे सजा देना है आप दोस्तों, और कुछ नहीं करना। और ये माना कि U बराबर m बाई x और V बराबर n बाई y, मतलब मास बटा आयतन, और ये घनत्व होता है। ये सब में अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है दोस्तों, हम लोग को सवाल बनाना है आगे, ठीक है। ये दिया हुआ है। अब देखिए जो दिया हुआ है दोस्तों, इसको जो दिया हुआ है उसको हम ले लेते हैं। देखिए U बराबर m बाई x, ठीक है, और V बराबर क्या है? n
बाई वाई, यहाँ बट्टे वाई है, ठीक है। देखिए ऑप्शन में दिया है कि u बराबर 4, u बराबर, हाँ तो मतलब v और u जो है दोनों LHS RHS है, इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा, इसलिए दोनों जो है इसको फर्स्ट इक्वेशन मानिए और इसको जो है सेकंड इक्वेशन मानिए। ये दोनों को भागा दे दीजिए, मतलब इससे इसको भागा दीजिए, इससे इसको भागा देना पड़ेगा। देखिए तो क्या हो जाएगा, u बाई v बराबर m बाई x, यहाँ भागा देने बोल रहे हैं तो यहाँ भागा देंगे, एक लाइन हम डायरेक्ट उछल कर लिख देते हैं गुना, ठीक है। तो जो n बटा y है y ऊपर चल जाएगा y बटा n, ठीक है, क्योंकि भागा के बाद यहाँ पे गुना परिवर्तन करना पड़ता है तब आराम से कट जाता है। अब इसको देखिए यहाँ पे लिखते हैं u बाई v और m, ठीक है, m के जगह द्रव्यमान, ठीक है, m लिखिए। y जो है आयतन, q का आयतन है y, y का अगर हम आयतन निकालेंगे दोस्तों भुजा q, तो 2l का होल q, ठीक है, भुजा q हो जाएगा, बटा x का आयतन निकालेंगे यहाँ तो भुजा गुना भुजा गुना भुजा, तो l q गुना n मतलब आयतन। देखिए द्रव्यमान n बराबर 2m, मतलब q का द्रव्यमान n और ये जो है इसका द्रव्यमान के 2 गुना के बराबर है, तो n का जगह लिख सकते हैं 2m। आप बोलिएगा ऐसा क्यों लिख रहे हैं, कहा कि ये l और m जो काटने के लिए और आंसर लाने के लिए ऐसा किया भी जाता है, ठीक। अब देखिए यहाँ के बाद हम यहाँ बनाते हैं दोस्तों, थोड़ा सा पेन इधर नहीं चल रहा है, चलिए u बाई v लिखिए, u बाई v बराबर m गुना 2 को 3 बार गुना कीजिएगा, 3 से नहीं गुना कीजिएगा, यहाँ पावर मतलब होता है 2 गुना 2 गुना 2 मतलब 8, और l को 3 बार गुना कीजिए तो l q बटा फिर l q गुना 2m। देखिए l q कट गया, m कट गया, 2 चौक 8 मतलब 2 का टेबल पढ़िएगा 4 बार तो 2 चौक 8 हो गया, ठीक है। अब u बटा v बराबर 4, ये बट्टा में यहाँ v है ना, उधर बराबर के उधर जाके, ये बट्टा मतलब भागा उधर जाके गुना हो जाता है, तो u बराबर 4 गुने v मतलब 4v, u बराबर 4v। a b c और d में कहीं मिल रहा है दोस्तों, बिल्कुल मिल रहा है, ये a, ऑप्शन ए आपका जो है राइट आंसर, ताला लगा दिया जाए इसमें। चलिए चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे दोस्तों। सवाल नंबर है 39, एक शिक्षक और 3 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। औसत आयु क्या है, ये 20 वर्ष है। यहाँ पे आपको कीवर्ड में ध्यान देना है, यदि तीनों छात्र समान आयु के हैं, मतलब x, y और z या a b c तीनों छात्र समान आयु के हैं और शिक्षक तथा प्रत्येक छात्र की आयु का अंतर 20 वर्ष हो, तो शिक्षक की आयु कितनी है। दोस्तों ये देखिए, शिक्षक, मान लीजिए शिक्षक की उम्र जो है x वर्ष, टीचर की उम्र क्या है x वर्ष है, और स्टूडेंट की उम्र, एक स्टूडेंट की उम्र जो है y वर्ष है, ठीक है। तो लास्ट में देखिएगा शिक्षक तथा प्रत्येक छात्र की आयु का अंतर, मतलब शिक्षक बड़े होंगे तो बड़ा, उम्र में तो बड़े, तो उम्र में ये दोनों का अंतर बोल रहा है x माइनस वाई इक्वल टू 20 वर्ष। ये फर्स्ट समीकरण मान लीजिए दोस्तों। अब ये औसत में चलिए, शिक्षक और तीनों छात्र मतलब एक टीचर प्लस कितने स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट, औसत आयु 20 वर्ष है। तो औसत आयु मतलब क्या होता है, 20। औसत आयु मतलब होता है, या औसत किसी का निकालना होता है, जितना आदमी का औसत निकलेगा या उसका वेट का औसत निकालना है, तो चारों आदमी का मान लीजिए किसी का 60 है, किसी का 40 है, किसी का 50 है, किसी का 100 है, तो चारों वेट में जोड़ दीजिए और चारों से भागा दे दीजिए, मतलब 4 से भागा दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आदमी का औसत है, तो इसका मतलब टोटल आयु जो है, पूरा आयु जो है, मतलब एक आदमी का, तो ये एक मतलब स्टूडेंट या टीचर का तो औसत आयु मतलब एक टोटल मिला के है ना, ठीक है। तो टोटल मिला के जो उसकी उम्र क्या होगी, मतलब स्टूडेंट और प्लस टीचर की, तो ये जो है 4 जो है और ये 20 से गुना हो जाएगा, तो 20 चौक 80 वर्ष जो है औसत आयु हो गया, ठीक है। 80 वर्ष जो है औसत आयु हो गया। तो ये 80 साल जो है कैसे निकला, 80 साल मतलब x का उम्र, मतलब टीचर का उम्र प्लस 3 स्टूडेंट का मतलब 3y का उम्र, टोटल मिला के तो 80 साल है ना, यही बोल रहा है। ये सेकंड समीकरण। और फर्स्ट समीकरण यहाँ बैठाइए, x माइनस वाई बराबर 20, ये फर्स्ट समीकरण।
देखिए फर्स्ट सेकंड में कैसे घटाएंगे कि जोड़ेंगे, तो देखिए ये जो है ना, इसको जो है घटाने से ये कट जाता है, तो प्लस का जगह माइनस, ये प्लस जगह माइनस, ये कट गया। माइनस वाई और माइनस 3y, तो -4y, काहे कि y का आगे एक छुपा रहता है, बैठल रहता है, दिखता नहीं है। 80 में 20 जाएगा तो -60, बड़ा अंक है ना ये, मतलब ये अंक तो छोटा हो जाएगा माइनस बन के, लेकिन कर्जा का ही चिन्ह उतरेगा। तो कर्जा पूंजी क्या होता है उसको मैं बताया हूँ अपने चैनल पे। अब देखिए माइनस माइनस कट गया दोस्तों, 4 गुना वाई और 4 इधर जाएगा तो 60/4, 15 चौक 60, वाई बराबर कितना हो गया 15 वर्ष। ये तो वाई किसको माने थे, स्टूडेंट का निकालना है भैया, कितना टीचर का उम्र, तो 15 वाई निकल गया। किसी वाई का मान जो किसी में बैठा दीजिए तो आपको x का मान निकल जाएगा। जैसे x माइनस वाई बराबर क्या है 20, x माइनस वाई मतलब माइनस क्या है 15, 20, x बराबर 20 + 15, तो 20 + 20 + 15 = 35 वर्ष। x किसका माने थे, टीचर का उम्र, तो टीचर 35 वर्ष। तो देखिए 35 वर्ष है, ऐसे 35 वर्ष टीचर का और 15 वर्ष स्टूडेंट का, दोनों का अंतर है 20, सही आंसर है। अगर आप ये जो है एग्जाम में कन्फ्यूजन, तो इसको हम उलट कर भी बना सकते हैं। देखिए 25 वर्ष, ठीक है, तो 80 टोटल उम्र हो गया, 80 में 25 घटाइए, ठीक है, 80 में 25 घटाइए, और 80 में 25 घटाइएगा तो कितना होगा आपका 80 में, देखिए 80 में 25 घटाइएगा तो आपका 10 में 5 गया 5, और यहाँ कितना बचा भैया, यहाँ 7 में 2 गया 5, 55, 55/3, तो 55/3 जो है क्या 3 भाग में बटेगा, बढ़िया से नहीं बटेगा, उसका अंतर 20 वर्ष नहीं होगा। ऐसा ही अगर 80 में 30 घटाएंगे तो 50, 50 भी 3 भागों में बढ़िया से नहीं बटा जा सकता है। 35 का में 80 में 35 घटाइएगा तो कितना होगा, 80 में 35 घटाइएगा तो 45 होगा, 45 का 3 भाग में बढ़े तो 15, अरे यहाँ पे 80 में 45 घटाइए तो कितना होगा, 80 में 45 यहाँ घटाइएगा तो आपका 80 - 45 है ना, तो 80 मतलब 30, ठीक है, यहाँ 10 में 5 गया 5, और यहाँ पे 7 में 4 गया 3, 35, यहाँ मतलब उल्टा, इसका 35 का तो आधा 1/3 नहीं होगा, तो 1/3 जब नहीं होगा तो इसका मतलब करने का ही बेकार है। इसके लिए सही आंसर क्या है, ये मतलब ऑप्शन से लाने का, समझ ना। ऐसे भी 80 में 45 अगर आपको माइंड में घटाना है तो 80 में आगे 40 घटा दीजिए, तो 40 और फिर 5 और घटा दीजिए, तो 35 से जल्दी जल्दी घटाना पड़ता है, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैं ऐसा इसको डिले करके, मतलब ताकि पूरी तरह से आप बाल का खाल निकाल लें हम लोग दोस्तों। और हिंदी माध्यम जो अक्सर जो है मैथ में अच्छा होता है, लेकिन वो डरने लगता है कुछ लड़के लोग, सभी लोग नहीं डरते हैं। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं मेरे दोस्तों। सवाल नंबर है 40। एक व्यक्ति ने एक कार खरीदी और 3 लाख रुपया में बेच दिया। यदि उसने 20% की हानि उठानी पड़ी तो उसने कार खरीदने में कितने रुपए खर्च किए। तो सबसे पहले क्रय मूल्य निकालना पड़ता है दोस्तों। ऐसे भी कार खरीदने में कितने खर्च हुए, इसका मतलब क्रय मूल्य निकालना ही है। अब क्रय मूल्य कहाँ कैसे होगा, ये देखिए आप यहाँ क्या दिया हुआ लिख लीजिए। विक्रय मूल्य दिया हुआ है 3 लाख रुपये, 3 कॉमा ये 2 जीरो और 3 जीरो, 3 लाख रुपये हो गया। 20% की हानि, 20% की हानि, और मान लीजिए ये कार खरीदने में कितना खर्च, क्रय मूल्य मान लीजिए मान x रुपया खर्च हुआ और 20% हानि है, तो दोस्तों सबसे पहले इसको क्या निकालना पड़ता है, आपको निकालना है ये क्रय मूल्य। तो सबसे पहले क्रय मूल्य कितना है 20% सर, यहाँ देखिए क्रय मूल्य बराबर क्या होता है कि क्रय मूल्य मतलब परचेजिंग प्राइस, ठीक। तो विक्रय मूल्य इक्वल टू होता है, विक्रय मूल्य मतलब कितना बेचा, तो क्रय मूल्य का लाभ, ठीक है। क्रय मूल्य का लाभ जो होता है, क्रय मूल्य मतलब कितना है, मान लीजिए x, तो x गुना, ठीक है, और हानि या लाभ, तो हानि कितना है 20%, 20/100, ठीक है। तो ये विक्रय मूल्य 20 रुपया हानि हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है 20 रुपया हानि हो रहा है। तो हम डायरेक्ट अगर विक्रय मूल्य निकालेंगे दोस्तों, तो इसका मतलब 100 रुपया में 20 रुपया हानि हो रहा है, तो 80 रुपया में ही तो बेचेगा ना, ठीक है। तो इसका मतलब विक्रय मूल्य जो होगा क्रय मूल्य का x गुना 80/100 होगा क्रय मूल्य का, ठीक है। यहाँ से हम 100 से 80 निकाल लिए, 100 में 20 घटा दिए। अब बताइए विक्रय मूल्य है कितना 3 लाख रुपया, तो 3 गुने 2 जीरो और 3 जीरो गुना 80x/100, ठीक है। 1 जीरो कट गया, x का मान निकालिए 3 लाख
गुना 10/8। ठीक है, यहाँ से देखिए जो 2 पचे 10, 2 चौक 8 और 4 से इसको भागा दीजिए, 4 सत्ते 28, 2 जीरो, 4 पचे 20 और ये 3 जीरो 75,000 को 5 से गुना कीजिएगा दोस्तों, 3,75,000 ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है, ये तो एक्स मेथड है। अब आपको हम बता रहे हैं कि 100 वाला से बिना एक्स मान निकाले कैसे आप निकालिएगा दोस्तों। तो ये देखिए 20% हानि, मतलब यहाँ क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 100 के अनुसार क्या होगा, मतलब 100 रुपया क्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य कितना 80 रुपया। ठीक है, तो एक एक नियम से बनाइए कि आगे विक्रय मूल्य दिया हुआ, ये विक्रय मूल्य मिला दीजिए। कहने मतलब कि अगर 80 रुपया विक्रय मूल्य है तो 100 रुपया क्रय मूल्य चूंकि करके, इसीलिए 3 लाख रुपया अगर विक्रय मूल्य होगा, ठीक है, 3 लाख रुपया विक्रय मूल्य होगा तो क्रय मूल्य कितना 100 गुने 3 लाख बट्टा 80। तो वही इक्वेशन आ गया कि नहीं, यहाँ पे ये कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 पचे 10, फिर 4 से 75,000 हो जाएगा, 3 लाख का चौथा हिस्सा 75,000 को 5 से गुना करेंगे तो 3,75,000। देखिए 25 25 हाथ में 2, 5 से 35, 2 37 और 3 जीरो, 3,75,000 ऑप्शन डी आंसर। भाइयों दोनों नियम से मैंने बता दिया। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे हानि रहता या लाभ रहता तो लाभ जुड़ जाता है, लेकिन उसको जो है यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन की बात की थी, केवल क्रय मूल्य निकालना पड़ा था, ना हानि कितना हुआ ये नहीं निकालना था, इसीलिए उसको मैंने नहीं निकाला, डायरेक्ट आंसर निकाला है आपको। दोस्तों मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, तो आप भी ऑप्शन डी के साथ जाइएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 है, एक वस्तु पर एक दुकानदार है, एक ग्राहक को निम्न छूट देता है 10%, 20% कर्मिक छूट और तत्पुरान उसके बाद 10% सेवा कर का भुगतान, फिर 20%, 10% कर्मिक छूट और तत्पुरान 10% सेवा कर का भुगतान। पहले 10% सेवा कर दे दो, उसके बाद तदुपरांत 20% और 10% कर्मिक छूट देंगे। दोस्तों ऐसा सवाल 100 में बनाया जाता है। देखिए 100 रुपया में 20% छूट मिल रहा है, मतलब कितना वस्तु मिल रहा है 90 में बटा 100 गुना फिर 20% कर्मिक छूट मतलब 80 में मिल रहा है। उसके बाद फिर जो है इसका आप सेवा कर कितना दे रहे हैं 10%, मतलब 110 वस्तु लग जा रहा है 100 का। इसको अगर सॉल्व करेंगे, जो भी सॉल्व मत कीजिएगा नहीं तो आपको फंसिएगा, टाइम बर्बाद होगा। 20% और 10% कर्मिक छूट मतलब 100 गुना लिखिए, 100 नहीं लिखिए, यहाँ पर चलेगा, आपको देखो डेटा सब मिला देते हैं। 20% मतलब 80/100 गुना 10% मतलब 90/100 गुना फिर सेवा कर 110/100। देखिए ये सब तो सेम लिखा हुआ है, गुना में 2 गुना 3 लिखे चाहे 3 गुना 2, मतलब 80/100 यहाँ है और यहाँ गुना 90/100 दूसरा स्थान में, यहाँ तीसरा स्थान में है, तो बात तो बराबर होगा ना। तीसरा नंबर में देखिए 10% सेवा पहले कर दीजिए, मतलब 110 पहले सेवा कर दीजिए, फिर गुना 20% मतलब 80/100, मतलब कितना में वस्तु मिलेगा 100, फिर 90/100। ये भी तो सेम आ गया है ना, ये पीछे हो गया ये आगे हो गया, सेम आ गया। इसका मतलब ये ग्राहक को कस्टमर के लिए ऑप्शन डी सही रहेगा, ऑप्शन डी सही है। और इसको थोड़ा बाल का खाल निकालते हैं दोस्तों, ये कर्मिक बट्टा जो है ना एकदम समतुल्य बटा, मतलब एकदम दोनों मिला के कितना बटा मिलेगा एक साथ, इसको तो अलग अलग मिल रहा है, एक साथ इसको कैसे कर सकता है। देख एक साथ करने के लिए 100 में ये छूट मिल रहा है 10, मतलब 90 में वस्तु मिल रहा है, और 20% मतलब 80 में वस्तु मिल रहा है। ये 100 कट गया, 1 जीरो जीरो कट गया, 1 जीरो कट गया, 8 और 72 रुपये में आपको मिल जा रहा वस्तु, ये 10% और 20% छूट जाने के बाद। तो इसका मतलब 100 में अगर 72 घटाइएगा तो 28 जो आएगा ये समतुल्य बट्टा होगा, मतलब कुल मिला के जो है ये 10% बट्टा दे और उसके बाद 20% बट्टा दे या 28% बट्टा दे, बराबर होगा। तो इसको सब जगह 28 मान के चलिए, तो 28 मान के चलिएगा। उसके बाद आपको कितना मिलेगा, आप कितना वस्तु में खरीद पाइएगा। देखिए 28%, इस दोनों की जगह 28 आप लिख सकते हैं, 28% मतलब दूसरा हम विधि से बनाने के लिए बोल रहे हैं। 28 फिर जो है तदुपरांत 10% सेवा कर का भुगतान लग रहा है, तो 100 में 28 मतलब 28/100, ठीक है ना। फिर आपको 100 में 28 मतलब 72 वस्तु मिल रहा है, 100 में 28 मतलब 72 रुपये मिल रहा है, तो 100 गुना 72/100 गुना, ठीक है, 10% कर मतलब चेक 110/100। ऐसे यहाँ निकालिएगा तो 100 रुपया में 28 होगा तो 72/100 गुना 110/100, और यहाँ पहले हो जाकर सेवा में कर दीजिए तो 100 गुना 110/100 गुना
20%, 10% मतलब कितना हो गया 72। वही 28 को 100 से घटा दिए तो 72 में मिलेगा ना, तो 72/100। तो तीनों जो मिल रहा है कि नहीं, ये 100 तो हम लिखे हैं कि 100 में ही माना जाता है इसलिए, ठीक है। आप इसका मतलब सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी। दोनों विधि से आपको मैंने दिखा दिया। अगर 100 यहाँ पे नहीं भी लगाइएगा तो चलेगा, लेकिन कन्फ्यूजन हो जाता है, इसीलिए मैंने 100 लगाया है दोस्तों। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये 10% छूट मतलब होता है, प्रतिशत मतलब होता है 100%, प्रतिशत पर 100 में, 100 में 10 रुपया आपको छूट मिलेगा तो आपको वस्तु 90 रुपया में ही मिलेगा। इतना ही जरूर समझिएगा, मोटी सी बात। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर, खूबसूरत सवाल, एक बार चौका चक्का फिर मारने का अवसर। ए से जेड तक 26 अक्षर होता है अल्फ़ाबेट में, जानिए तक के वर्ण अल्फ़ाबेट व 1 से 26 तक क्रमांकित किए गए हैं। लिखने का कोई मतलब ही नहीं था। GHI बराबर 1578 और DEF बराबर 912 हो तो ABC किसके बराबर होगा? देखिए GHI, G और H और I बराबर 1578। ये भैया 1578 आया कैसे? G का वैल्यू ABCD लिखेंगे ना आप, A लिखिए, 20 लिखिए, 1 2 3 करके नंबर दीजिएगा तो G जो आएगा 7 में, H जो ऐसे कर दीजिए तो 8 में याद रहेगा। I हम जो है हम लोग I 9 है ना, 9 6 और 9 ये सब याद रखिए। आई मतलब 9 होता है। आई अगर ABCD करके लिखिएगा तो I 9 में आएगा, ठीक है। 7 8 9, देखिए 789, 800 इसको मानिए, 8 दूनी 1600, 1600 तो नहीं है, लेकिन 8 दूनी 1600 तो यह 11 का अंतर है, डबल कीजिए 22 से 1600 में 22 घटा दीजिएगा 1578। इसका मतलब 2 से गुना कीजिएगा दोस्तों, 2 9 18, 2 8 16, 1 17 हाथ में, 1 2 7 14, 14 1 15, ये ठीक है। मतलब जो वैल्यू है उसका दुगुना यहाँ पे हुआ, यहाँ देखिए हुआ DEF, यहाँ पे वो मैं लिख रहा हूँ वो अप्लीकेबल है, यहाँ पे है 4, E मतलब 5, F मतलब 6। 456 को 2 से गुना कीजिए तो 912 आएगा। 450, 450 900 और 6 6 12, 912। तो ABC किसके बराबर है? ABC मतलब 1 2 3, 1 2 3 123 गुना 2, 246 है ना, तो 246 सही आंसर है दोस्तों। तो आप ABCD जो है आपको ज़बान में रहना चाहिए ताकि कुछ मिनट कुछ सेकंड जो है आपका बच सके एग्ज़ाम हॉल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 चलते हैं दोस्तों अब जो है बहुत सवाल हल्का हल्का आ रहा है। 49 निम्न में लुप्त पद क्या है? यही सब आगे पहले बनाने का है भैया, है ना। देखिए ACPQ फिर BESU और उसके बाद MNGI, उसके बाद ये @ अब यहाँ जो है क्वेश्चन पूछा है। देखिए ACPQ, ए का मतलब क्या होता है? ACPQ, ए मतलब 1, C मतलब क्या हुआ 3, अब P मतलब 16, P मतलब का वैल्यू क्या होता है जी 16, Q PQ 16, PQ एक साथ होता है 16 17 हो जाएगा इसका, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा हो आपको। अब BESU, B मतलब 2 और E मतलब 5, S मतलब 19 है ना, और O मतलब कितना होता है NO मतलब 15, यही वैल्यू होता है, ठीक है। आपको DESU इसका ABCD जो है ना उसका जो वैल्यू होता है उसका अंकीय मतलब स्थान का, A का 1 में है, B में 2 में है, C में 3 में, ऐसे ही इसका वैल्यू दे रहा है। देखिए BES यहाँ O नहीं है U है, तो EU का वैल्यू कितना होता है? ये तो O का वैल्यू हुआ है ना। EU का वैल्यू कितना है? RSTTU, T मतलब 2020 T याद रखिए, T क्रिकेट खेलते हैं 20 के बाद U होता है तो 21, तो 21 हुआ आपका ये U का वैल्यू, ठीक समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये दोनों में क्या रिलेशन है, 1 के बाद 1 है यहाँ प्लस, 3 के बाद 5 है +2, यहाँ +1 है, 1 के बाद 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। यहाँ 16 में कितना जोड़ेंगे 3, तो +3, यहाँ +4 21, मतलब हर बार जो है एक संख्या वाला बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहा है। पहले 1 बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है, फिर 3 बढ़ रहा है, फिर 4 बढ़ रहा है। इसको देखिए MNGI, M मतलब बाबू, M मतलब क्या होता है? कितना नंबर में मोहनी होता है? मोहन होता है, तो मोहन और मोहनी है ना, ये किताब में मोहनी कीजिएगा। तो मोहन मतलब 13, N मतलब 14 और G मतलब 7, I मतलब 9, ठीक है। अब इसको एक जोड़ दीजिए, यहाँ 2 जोड़ दीजिए, यहाँ 3 जोड़ दीजिए, 4 जोड़ दीजिए, तो 13 1 14 हो गया, ठीक है। और 14 2 16 हो गया, और 7 3 10 हो गया, और 9 4 13 हो गया। 14 का मान लिखिए ABCD में, गिनिए, क्या लिखिएगा यहाँ पे, आपको लिख भी सकते हैं लेकिन आपको याद रहना चाहिए। तो 14 जगह होता है N, 16 का जगह P, 10 का जगह J, और ये 13 का जगह M, तो NPJM
तो NPJM कहीं मिल रहा है भैया, NPJM यहाँ मिल रहा है। तो ऑप्शन डी मार दीजिए सही से और ताला लगा दीजिए और IAS बन जाइए। है कह रहे हैं। चलिए दोस्तों, भाइयों बहनों बापुओं, सवाल जो है ये 50 है, 50 नंबर है, 50-50 है। सही है, सही होगा। निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा संख्या कौन है? बड़ा मतलब जान रहे हैं, बड़ा भाई कौन है, ज़्यादा मार्क्स कौन लाया, ज़्यादा अधिक, यही मतलब होता है, बड़ा का मतलब यही होता है। अब 1/2 6 बार लिखिएगा तो लिख दीजिएगा, लेकिन -6 बार कैसे लिख पाइएगा? तो इसका फॉर्मूला आता है दोस्तों, P/Q का अगर पावर, मतलब ऊपर वाला का बोलते हैं अंश, न्यूमरेटर, और इसको ऊपर नीचे वाला का बोलते हैं डिनोमिनेटर, मतलब अंश बटा हर। P मतलब अंश बटा हर। इसका पावर अगर -m रहे तो माइनस को ख़त्म करने के लिए नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, मतलब Q/P का पावर m हो जाएगा। तो इसका मतलब नीचे वाला ऊपर भेज दो तो 2 का पावर बटा 1, 1 ये पावर 6। 2 को 6 बार गुना करोगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 तो गुना 2 तो 64 होगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 16, 16 32, 32 64। उसी तरह यहाँ 4 ऊपर चला जाएगा, बटा 1 आ जाएगा। 1 का कोई मतलब है नहीं, का पावर 3 हो जाएगा, पावर खत्म हो जाएगा ना। तो 4 का 4 16, 16 को 64, ये तो दोनों बराबर है बाबू। फिर 1/3 का पावर -4 है तो 3 ऊपर चल जाएगा। 3/1 का पावर 4, 3 गुने 3 गुने 3, फिर गुने 3, 3 तिया 9 गुना 3 तिया 9, 9 गुना 9 गुना 9 81। ठीक है, 1/6 तो 6/1 का पावर 2 तो 36। तो इसका मतलब 64 बड़ा है कि फिर 64 बड़ा है कि ये तो बराबर हो गया, 81 बड़ा है कि 36। तो कुल मिला के 81 बड़ा है, मतलब ये वाला बड़ा है। तो कुल मिला के आप किसके साथ जाना चाहेंगे दोस्तों? तो आप किसके साथ जाना चाहेंगे दोस्तों? आए ऑप्शन सी में ताला लगा दीजिए। तो सही आंसर क्या है भैया? ऑप्शन सी। और भी मान लो यहाँ माइनस नहीं रहता, चलिए अगर माइनस वाला नहीं रहता, ठीक है, तब कौन बड़ा होता बताइए? सबका मान निकालने से तो 1 बट्टा निकलना, 1/64, फिर 1/64 निकलता, फिर 1/81 निकलता, फिर 1 बट्टा कितना निकलता? 36। ठीक है, तो कौन बड़ा है पता है? देखिए इसमें जो बड़ा है, इसमें जो ज़्यादा नीचे बड़ा रहेगा, ठीक है, मतलब एक रोटी है 81 आदमी खाएगा, यहाँ एक रोटी है 64 आदमी खाएगा, यहाँ एक रोटी है 64 आदमी खाते हैं, तो हिस्सा जब में ज़्यादा किसको मिलेगा? 1/36 जो कम है, यहाँ 36 आदमी खाते तो थोड़ा ज़्यादा मिलेगा बाबू, है ना। तो इसका मतलब ये सही आंसर क्या होगा? कौन सबसे बड़ा है? ये बड़ा होना चाहिए सबसे बड़ा। अगर यहाँ माइनस नहीं के प्लस कर देगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। दोनों सवाल हम बना दिए कि ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, तो आप जो है लाइक कमेंट शेयर अपने लिए ज़रूर कीजिएगा, और जो है और इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, और उम्मीद रखिए कि ज़रूर एक ना एक दिन हिंदी माध्यम में टॉप करेगा। अगर आपको चाहिए तो सिर्फ एक सीट, लेकिन टॉप करने की उम्मीद भी जागिए दोस्तों, और जगाते रहिए, एक दूसरे को कहते रहिए कि भाई हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हिंदी माध्यम में टॉप IAS में होना चाहिए। इसी आशा को रखते हुए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।